Welcome to MCAT Cracker. I am Dr. Mohabbatullah. This channel is for FSC, MCAT, NUMS, EDIA, G, NEET complete notes, concept, important points and complete detail is available. Please subscribe this channel for upcoming notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो आज हम मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को कंप्लीटली डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें तमाम तर टर्मिनोलॉजी सब टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है, तो हर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस से रिलेटेड इंशाल्लाह हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या मेनली सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड कम्प्रिहेंसिव नोट्स की फॉर्म में लिखा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके एग्जाम करीब हो तो आपके साथ वेल डिफाइंड नोट्स का होना लाजमी है, क्योंकि उस वेल डिफाइंड नोट्स से आप कम टाइम में बहुत सारे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। जो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस वो हमारे साथ है क्या, ये मैं बाद में समझाता हूँ कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है कि। सबसे पहले हम थोड़ा अपना जो प्रीवियस कंसेप्ट, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब उसमें जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो क्या थे? स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। मतलब मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है, ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेट क्या करते हैं, उसको बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, मैंने दो डायग्राम लिखे हुए। पहला डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम ये है। अब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वहां पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इस तरह छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, डोमेन्स पाए जाते हैं। इस तरह ये क्या, ये अलग डोमेन है, या अलग डोमेन है, या अलग डोमेन है, और हर डोमेन एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में छोटे छोटे डोमेन्स पाए जाते हैं और हर डोमेन एज अ टेनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। मतलब हर डोमेन एज अ छोटा मैग्नेट की तरह काम करता है। इस छोटे टाइनी डोमेन, मतलब आप टाइनी मैग्नेट, या इसको आप कह सकते हैं डोमेन टाइनी मैग्नेट। तो इसका ये जो एक डोमेन है ना, इसको हम टाइनी मैग्नेट का नाम भी देते हैं। क्यों टाइनी मैग्नेट का नाम देते हैं? क्योंकि इस टाइनी मैग्नेट का मतलब क्या है, इसका अपना नॉर्थ पोल भी है, अपना साउथ पोल भी है। इसी तरह इस डोमेन का अपना नॉर्थ पोल भी है, अपना साउथ पोल भी है। इसी तरह इस डोमेन का अपना नॉर्थ पोल भी है, अपना साउथ पोल भी है। तो इसी वजह से डोमेन को हम टाइनी मैग्नेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अपना नॉर्थ पोल भी है, अपना साउथ पोल भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक डोमेन को देखो, सिर्फ एक डोमेन, ये वाला, लेट्स सपोज मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, 1, ये इस डोमेन को देखो, ये डोमेन क्या होगा, एज अ टाइनी मैग्नेट। सेपरेटली अगर आप देखोगे, ये एज अ टाइनी मैग्नेट के तौर पर काम करेगा, एक छोटा मैग्नेट के तौर पर ये काम करेगा। क्यों? इसका अपना नॉर्थ पोल भी होगा, अपना साउथ पोल भी होगा। किसी भी मैग्नेट में जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाते हैं तो वो फिर किस तरह एक्ट करता है, एज अ मैग्नेट की तौर पर एक्ट करता है। तो यहां पर भी ये जो डोमेन है, ये टाइनी मैग्नेट की तरह तौर पर एक्ट करता है। इसका अपना नॉर्थ पोल है, अपना साउथ पोल है। अब अगर आप देखोगे, मैं आपसे कहूंगा एक डोमेन, इस एक डोमेन की अगर मैं बात करूं, इसका ये टाइनी मैग्नेट की तरह एक काम कर रहा है, इसका अपना नॉर्थ पोल है, अपना साउथ पोल है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि एक डोमेन क्या है, एक डोमेन सेल्फ, मतलब बजाते खुद वो क्या है, मैग्नेटाइज है। एक डोमेन की अगर मैं बात करूं, जिस तरह ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये क्या कर रहा है, टाइनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट कर रहा है। सेल्फ ये क्या है, खुद बखुद। अगर मैं एक डोमेन की बात करूं तो ये क्या है, मैग्नेटाइज है, स्ट्रांगली क्या है, मैग्नेटाइज। ये मैग्नेटाइज है, सही है। अगर इसी तरह मैं इस दूसरे डोमेन की बात करूं, ये भी टाइनी मैग्नेट की तरह तौर पर एक्ट कर रहा है, इसका अपना साउथ पोल, अपना नॉर्थ पोल है। उसी तरह ये भी टाइनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसका क्या है, अपना नॉर्थ पोल, अपना साउथ पोल। तो अगर आप एक डोमेन को देखोगे तो एक डोमेन क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, वो बिल्कुल मैग्नेटाइज होगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, उसका अपना नॉर्थ पोल होगा, अपना साउथ पोल होगा। सही है, एक डोमेन की बात कर रहा हूं। अगर मैं ओवरऑल इस पूरे की बात करूं, तो अगर मैं आपसे कहूं ये एक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओवरऑल मैं आपसे बात करूं, इसमें बहुत सारे डोमेन पाए जाते हैं। एक डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं, सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, जिसमें तमाम डोमेन का मैं बात करूंगा। तो ओवरऑल अगर आप इस सब का बात करोगे, ओवरऑल इस पूरे सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर आप बात करोगे, तो ओवरऑल ये क्या रहेगा, ओवरऑल ये अनमैग्नेटाइज रहेगा। क्यों अनमैग्नेटाइज रहेगा? इसलिए अनमैग्नेटाइज रहेगा क्योंकि
अगर आप एवरेज निकालोगे, इसका एवरेज देखोगे, अगर ये डोमेन ना, ये डोमेन है ना, इस डोमेन में जो आपके साथ ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये नीचे की तरफ है, अगर ऊपर वाले डोमेन में देखोगे ये ऊपर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। उसी तरह ये देखो, इस डोमेन में देखो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आ रहा है, जबकि इस डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसी तरह इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ, तो ये दोनों भी अपने आप को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। मतलब ओवरऑल ये क्या कर रहा है, ओवरऑल अपने आप को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, ओवरऑल ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे, ओवरऑल ये क्या रहेगा, डीमैग्नेटाइज रहेगा। मगर सेपरेटली अगर आप एक डोमेन को देखोगे तो सेपरेटली एक डोमेन क्या रहेगा, मैग्नेटाइज रहेगा। सही है। अगर आप एक डोमेन की बात करोगे तो उसका अपना साउथ पोल होता है, अपना नॉर्थ पोल होता है, वो बिल्कुल मैग्नेटाइज होता है। अगर ओवरऑल सब्सटेंस की बात करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज रहेगा। अब यहां पर एक शर्त है, तो ये बात आपको समझ आए। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, अगर सेपरेट की बात करेगा तो मैग्नेटाइज का ओवरऑल डीमैग्नेटाइज रहेगा। अगर आप एक सेपरेट टाइनी मैग्नेट की बात करोगे तो वो क्या रहेगा, सेपरेट टाइनी मैग्नेट मैग्नेटाइज रहेगा, मतलब सेपरेट डोमेन। अब यहां पर ये डायग्राम, अब मैंने क्या करना है, ये जो ओवरऑल क्या है, डीमैग्नेटाइज है। इस पॉइंट, ये जो डायग्राम मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बनाया है, इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ 3 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, पहला नो मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर याद रखना, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमने अप्लाई नहीं किया है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया इस पहले डायग्राम में। सही है। दूसरा क्या है, करंट 0, इसमें हमने भी कोई भी करंट अप्लाई नहीं किया। सही है। आप करंट अप्लाई कर दो, करंट से भी आप किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हो, या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो तो उससे भी क्या कर सकते हो, मैग्नेटाइज कर सकते हो। ये तो कंसेप्ट हमने पढ़ा था। एम्पेयर ने क्या कहा था, एम्पेयर ने ये कहा था, अगर आप किसी भी कंडक्टर में से करंट को गुजारोगे तो वो करंट की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आसान अल्फाज, उसमें से करंट पास हो जाएगा तो करंट होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो आसान अल्फाज में यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर करंट भी क्या होगा, 0 होगा। इस सब्सटेंस में हमने इस सब्सटेंस को मतलब क्या है, किसी भी सोर्स से अटैच नहीं किया, ना तो डीसी से अटैच है ना तो एसी से अटैच है, मतलब इस सब्सटेंस करंट के साथ अटैच नहीं है। दूसरा पॉइंट ये, यहां पर इस सब्सटेंस को कोई भी करंट नहीं मिल रहा है। तीसरा पॉइंट ये अनमैग्नेटाइज है, मतलब ये डीमैग्नेटाइज है। सही है, डीमैग्नेटाइज है। सही है। ओवरऑल इसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। इसका अगर ओवरऑल देखोगे इसमें कोई नॉर्थ पोल कोई साउथ पोल नहीं होगा, ये डीमैग्नेटाइज रहेगा। अब इसी सब्सटेंस से ये वाला डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम, ये डायग्राम हमें ये कह रहा है कि करंट इज अप्लाइड। अब मैंने क्या किया, इस पहले वाले डायग्राम को मैंने करंट अप्लाई किया। जब करंट मैंने अप्लाई किया तो इससे ये डायग्राम बना। इसमें जो तमाम तर डोमेन है उस सब ने अपने आप को क्या किया, एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। देखो सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन होगी, सबकी डायरेक्शन एक तरफ बन गई। जब सारे डोमेन अलाइन हो जाएंगे तो उसमें अपना एक नॉर्थ पोल बन जाता है, अपना एक साउथ पोल बन जाता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो वो एक सेपरेट मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। तो यहां पर जब करंट अप्लाई हो गया तो ये सारे मैग्नेटाइज हो गए। जब मैग्नेटाइज हो गए सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो डोमेन इन द डायरेक्शन ऑफ बी का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये तमाम तर डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी। ये तमाम डोमेन इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह होगी। लेट्स सपोज मैं यहां पर बना रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैंने एक ही डायग्राम बना लिया। सही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरह है और तमाम डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना उनका डायरेक्शन भी क्या है, उसी तरह। तो सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डोमेन किसकी डायरेक्शन में अलाइन हो गए, डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइज हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, ये मैग्नेटाइज हो गया। इसका अपना सेपरेट नॉर्थ पोल अपना साउथ पोल बन गया, तो ये एक मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। तो मैग्नेटाइजेशन हम किस तरह करते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज होता है या डीमैग्नेटाइज होता है तो हम करंट अप्लाई करते हैं। उस करंट की वजह से उस वहां पर जो टाइनी डोमेन्स होती है वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसका अपना नॉर्थ पोल अपना साउथ पोल और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये पॉइंट सिंपल प्रीवियस टॉपिक का था। अब इसी पॉइंट को देखते हुए यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस दरअसल में है क्या, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस का मतलब ये है, पहला एक बड़ा डिफिनेशन है, दूसरा क्या है, बहुत ही छोटा डिफिनेशन। पहला ये छोटा डिफिनेशन हम पढ़ते हैं, ये छोटा डिफिनेशन इस बड़े डिफिनेशन को डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटाइजेशन लेग का मतलब क्या है, पीछे रहना। LAG इसका मतलब क्या है, बिहाइंड, पीछे रहना। मैग्नेटाइजेशन लेग या दूसरे अल्फाज में लेग का मतलब क्या है, सुस्त, मतलब डिले करना, कुछ टाइम रुक जाना। सही है।
मैग्नेटाइजेशन लेग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब याद रखना मैग्नेटाइजेशन हमेशा पीछे रहेगा मैग्नेटाइजिंग करंट से। इसका मतलब क्या है, अभी मैं डायग्राम से समझाता हूं, पहले इसको आप समझो कि मैग्नेटाइजेशन हमेशा पीछे रहेगा मैग्नेटाइजिंग करंट से, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट हमेशा क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा। दूसरे अल्फाज में किस तरह डिफाइन कर सकते हो कि मैग्नेटाइजिंग करंट हमेशा क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा, मतलब हमेशा आगे होगा। या आसान डिफिनेशन ये है कि मैग्नेटाइजेशन लेग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, हमेशा जो मैग्नेटाइजेशन होगा ना वो क्या रहेगा, लेग कर रहा होगा, पीछे होगा, बिहाइंड होगा द मैग्नेटाइजिंग करंट से, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट से क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, लेग कर रहा होगा, पीछे होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मेरे साथ के एक हिस्टैरिसीस लूप है। क्या है, हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम मतलब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट के दरमियान और मैग्नेटिक फ्लक्स के दरमियान, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान। सिंपल अल्फाज में जब हम करंट के दरमियान और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। सही है, तो द प्लॉट ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और वर्सेस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान ग्राफ वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सही है, इस करंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, एच बी लिख सकते हो। एच का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सही है, सही है, तो सिंपल बात है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सही है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दोनों क्या है, इससे में कंफ्यूज नहीं होना है। इस जो आपके साथ एक्स एक्सिस में, इस एक्स एक्सिस में आप एच भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी लिखने का मतलब यह है कि मैग्नेटाइजिंग करंट भी आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स, ये तमाम के तमाम चीजें सिनोनिम्स एक जैसे इस्तेमाल हो सकते। इस्तेमाल होने का मतलब ये कि इस एक्स एक्सिस पर आप करंट भी लिख सकते हो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी लिख सकते हो। सही है, दोनों लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। एच का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो हिस्टैरिसीस लूप आपको समझ आ गया। जब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी किस चीज को ज़ाहिर करे, जो वाई एक्सिस पर हमने बनाया है, ये वाई एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान ग्राफ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसको हम क्या बनाते हैं, ये जो ग्राफ हमारे साथ बन गया इसको हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस लूप। तो डायग्राम बनाना, ग्राफ बनाना बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस पूरे को हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस लूप, ये जो यहां पर हमने बना ली। अब हिस्टैरिसीस लूप, अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन को ग्राफिकली समझते हैं। याद रखना, ये नीचे ग्राफ बना हुआ है, नीचे ग्राफ किसका बना हुआ है, करंट का ग्राफ बना हुआ है। ये क्या है, ऊपर क्या है, अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे की तरफ आओगे तो करंट क्या रहेगा, नेगेटिव। ये एसी करंट पे मैंने आपको समझाया भी है। अब यहां पर देखो, इस पॉइंट पर देखो करंट क्या है, जीरो, इस पॉइंट पर करंट जीरो। तो बिल्कुल आप यहां पर देखो, इस पॉइंट पर मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस भी क्या है, डीमैग्नेटाइज, इसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टियां भी नहीं है, मतलब डीमैग्नेटाइज है 100%। उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, सही, आहिस्ता आहिस्ता देखो करंट बढ़ रहा है। यहां पर जब करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या है, बढ़ रहा है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, बढ़ रहा है। जब करंट इस पॉइंट पर, ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट, इसके बाद फिर करंट वापस डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा। जब करंट मैक्सिमम पॉइंट पर रीच कर जाएगा तो याद रखना करंट यहां पर मैक्सिमम पॉइंट तक रीच कर गया। जब करंट मैक्सिमम पर रीच कर गया तो यहां पर इस पॉइंट पर आप देखो ना, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम एक खास नाम देते हैं। इस पॉइंट पर मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इससे ज्यादा उस सब्सटेंस पर मैग्नेटाइजेशन नहीं आ सकती है। तो ये वो पॉइंट है कि किसी भी सब्सटेंस में जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैक्सिमम हो गया, पीक तक पहुंच गया, इससे ज्यादा उसको हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। तो करंट मैक्सिमम हो गया और यहां पर मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो गया, मैक्सिमम। इस पॉइंट को हम एक खास नाम देते हैं। अब इस पॉइंट को समझना, सही है, डेफिनेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता जाएगा। सही है, कि मैग्नेटाइजेशन लेग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, इसका मतलब क्या है। अब पहले इस पॉइंट को हम भी समझते कि ये वो पॉइंट जिस पर मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, वो सब्सटेंस मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। तो याद रखना, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन या सैचुरेशन पॉइंट दोनों क्या है, सेम। सैचुरेशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन a material can achieve, वो पॉइंट के जिस पर कोई भी मटेरियल मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन अचीव करे, वो मतलब बिल्कुल उसमें और मैग्नेटाइजेशन की क्या है, गुंजाइश ना हो, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, सैचुरेशन, SP, सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन आपको समझ आ गया, वो पॉइंट जिस पर कोई भी सब्सटेंस मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाए।
तो ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब इसके बाद देखो करंट वापस नीचे की तरफ डिक्रीजिंग की तरफ आ रहा है। करंट किसकी तरफ आ रहा है? डिक्रीजिंग की तरफ आ रहा है। जब करंट डिक्रीजिंग की तरफ आएगा तो याद रखना मैग्नेटाइजेशन भी पीछे की तरफ आ रहा है। देखो इस पॉइंट पर मैक्सिमम था, वापस मैग्नेटाइजेशन पीछे की तरफ आ रहा है। मैग्नेटाइजेशन पीछे की तरफ आने का मतलब क्या है? वापस सब्सटेंस क्या हो रहा है? डीमैग्नेटाइज हो रहा है। सब्सटेंस क्या, जब करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटाइज वापस, जो सब्सटेंस है ना वो वापस डीमैग्नेटाइज हो रहा है, सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो रहा है। अब ये वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारे साथ क्या है? अब जब करंट जीरो हो गया, करंट क्या हो गया? जीरो। करंट जीरो हो गया मगर फिर भी मैग्नेटाइजेशन क्या है? जीरो नहीं हुआ। मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ। करंट क्या हो गया? करंट आगे निकल गया, मतलब करंट जीरो तक पहुंच गया मगर मैग्नेटाइजेशन जीरो तक नहीं पहुंचा। यहां तक ये जो पॉइंट है, इतना मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस में फिर भी रह गया, मतलब सब्सटेंस इतना फिर भी मैग्नेटाइज है, सब्सटेंस इतना फिर भी क्या है? मैग्नेटाइज है। तो यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं कि मैग्नेटाइजेशन लेक बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजेशन हमेशा पीछे रहेगा मैग्नेटाइजिंग करंट से, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जब मैक्सिमम पॉइंट तक हम पहुंच गए, सैचुरेशन पॉइंट तक हम पहुंच गए जहां पर सब्सटेंस मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया, सही है। जब हमने करंट वापस कम किया, करंट जीरो हो गया। उसी तरह जब करंट जीरो हो गया, करंट देखो यहां पर जीरो तक पहुंच गया, करंट जीरो तक पहुंच गया मगर यहां पर आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटाइजेशन अभी तक जीरो तक नहीं पहुंचा। वो सब्सटेंस 100% डीमैग्नेटाइज नहीं हो गया, 100% डीमैग्नेटाइज नहीं हो गया। उस सब्सटेंस में इतना और डीमैग्नेटाइजेशन रह गया, इतना मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया? उस सब्सटेंस में रह गया। तो देखो यहां पर इसी पॉइंट पर आप नीचे देखो, पैरेलल भी देख सकते हो, यहां पर करंट जीरो हो गया मगर मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हो गया। तो याद रखना करंट हमेशा आगे होगा और मैग्नेटाइजेशन हमेशा पीछे रहेगा। इसका मतलब ये देखो, करंट जीरो हो गया, करंट जीरो तक पहुंच गया मगर मैग्नेटाइजेशन जीरो तक पहुंच नहीं गया। इसको दरअसल में हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस लो, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस का मतलब क्या है कि करंट मैग्नेटाइजेशन हमेशा लेक कर होगा और एज कंपेयर टू मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो तक पहुंच गया मगर मैग्नेटाइजेशन जीरो तक नहीं पहुंचा। तो मैग्नेटाइजेशन को जीरो तक पहुंचाने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट देने का मतलब क्या है? हमने करंट को और कम करना होगा, करंट को नेगेटिव में करना होगा, तब ये क्या करेगा? जीरो हो जाएगा, उसमें डीमैग्नेटाइजेशन 100% होगा। तो एक एक पॉइंट हम समझते हैं। ये वाले पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? इस पॉइंट पर, ये बी पॉइंट, इस बी पॉइंट जिसमें उस सब्सटेंस में इतना मैग्नेटाइजेशन रहता है ना, करंट जीरो हो गया ना, फिर भी इस सब्सटेंस में इतना मैग्नेटाइजेशन रह गया, मतलब मैग्नेटाइजेशन पीछे रह गया। करंट जीरो तक पहुंच गया मगर मैग्नेटाइजेशन अभी तक जीरो तक नहीं पहुंचा। तो इस तरह हम कहते हैं कि मैग्नेटाइजेशन लेक बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। अब इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? इस पॉइंट को हम एक खास नाम देते हैं रेमिनेंस पॉइंट। रेमिनेंस पॉइंट या रेजिडुअल, रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन, रेजिडुअल, इसको हम क्या नाम देते हैं? रेमिनेंस, या दूसरे अल्फाज में आपके बुक में क्या लिखा हुआ है? इसको बुक में लिखा है रेजिडुअल, रेजिडुअल या रेजिडुअल, रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। तो दोनों पॉइंट आपने याद रखने, दोनों नाम क्या है? रेमिनेंस या रेजिडुअल, रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। तो रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि मैग्नेटाइजेशन, अभी आपने याद रखना है कि रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन क्या है, या रेजिडुअल फ्लक्स क्या है, या रेमिनेंस क्या है, तीनों नाम क्या है? सेम है। तो रेमिनेंस का मतलब क्या है? मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग आफ्टर एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। याद रखना कि वो मैग्नेटाइजेशन उस सब्सटेंस में जब रह जाए, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर दे, इसका मतलब ये है हमने एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव किया, हमने करंट को जीरो पर पहुंचा। ये ग्राफ मैंने इसलिए यहाँ पर नीचे बनाया ताकि दोनों आपको सेपरेट में दिखा सको, वरना यहाँ पर भी ये करंट का ग्राफ है। देखो करंट क्या है? जीरो तक पहुंच गया, करंट जीरो तक पहुंच गया, मतलब करंट जीरो तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया? जीरो हो गया। जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास नहीं करेगा तो उसका मतलब क्या है? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। जहां से करंट पास करेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जब करंट जीरो होगा तो एक्सटर्नल फील्ड भी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। देखो इस पॉइंट पर करंट जीरो हो गया, जब करंट जीरो हो गया उसी तरह एक्सटर्नल फील्ड भी क्या हो गया? खत्म हो गया। एक्सटर्नल फील्ड भी उस सब्सटेंस से रिमूव हो गया, जीरो हो गया, मगर फिर भी उसमें ये मैग्नेटाइजेशन, इतना मैग्नेटाइजेशन रह गया उस सब्सटेंस पर। तो इसको हम नाम देते हैं रेजिडुअल या रेमिनेंस मैग्नेटाइजेशन। तो क्या लिखा है? मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग, वो मैग्नेटाइजेशन जो रह जाए उस सब्सटेंस में, वो मैग्नेटाइजेशन जो उस सब्सटेंस में रह जाए, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर दे या करंट को जीरो कर दे, मगर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाए, उसको हम नाम देते हैं रेमिनेंस या रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। तो यहां तक हमारा पॉइंट हो गया। इसको हम क्या नाम देंगे? इस पॉइंट को आपने नाम याद रखना है, रेमिनेंस पॉइंट का हम नाम देंगे, सही है, इस पॉइंट को। ये सैचुरेशन पॉइंट HP
ये रेमिनेंस पॉइंट। अब यहां पर देखते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं। अब हमने इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए करंट को और रिवर्स करना होगा, करंट को नेगेटिव में जाना पड़ेगा। ये क्या है, इस साइड पे करंट पॉजिटिव में है, इस साइड पे करंट नेगेटिव में। तो यहां पर देखो एक एक्स्ट्रा ग्राफ मैंने ये इसलिए बनाई है, यहां पर भी देख सकते हो। देखो इस मैग्नेटाइजेशन के लिए करंट यहां तक 0 तक पहुंच गया, फिर करंट को हमने और नेगेटिव कर दिया, करंट को यहां तक पहुंचा दिया, करंट को हमने बहुत ज्यादा नेगेटिव किया। जब करंट को इतना नेगेटिव किया हमने, देखो करंट को इतना नेगेटिव किया, तब इस पॉइंट पर देखो मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, 100% वो डीमैग्नेटाइज हो गया। मतलब ये ग्राफ इस रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन से आ गया इस पॉइंट तक। जब इस पॉइंट पर आ गया, हमने इतना करंट को क्या किया, नेगेटिव किया। तो यहाँ पर भी यहाँ तक हमने इतना करंट को क्या किया, नेगेटिव किया। जब करंट इतना नेगेटिव हो गया, तब वो 100% क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। वो 100% क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। तो इतना जो हमने एक्स्ट्रा करंट दिया, एक्स्ट्रा करंट हमने दिया इसको, तो इसको हम नाम देते हैं कोरिसिविटी। कोरिसिविटी। तो कोरिसिविटी का मतलब क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ नीडेड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। वो फील्ड स्ट्रेंथ जिसकी हमें जरूरत होगी किसी भी सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो ये सब्सटेंस तो यहां तक मैग्नेटाइज है ना, इस पॉइंट तक जब पहुंच गया ना, इस पॉइंट पर ये जो रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन उसमें रह गया, तो 100% वो तो डीमैग्नेटाइज नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट का मतलब क्या है, कोरिसिविटी। मतलब वो फील्ड स्ट्रेंथ जिसकी हमें जरूरत होगी किसी भी सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, तो ये सब्सटेंस फुली क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज। तो वो फील्ड स्ट्रेंथ जिसके हमें जरूरत होगी किसी भी सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं कोरिसिविटी। कोरिसिविटी का मतलब क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ नीडेड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। वो फील्ड स्ट्रेंथ या वो करंट जिसकी हमें जरूरत होगी किसी भी सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो इतना हमने एक्स्ट्रा करंट दे दिया, वो डीमैग्नेटाइज हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि करंट भी 0 हो गया, मगर फिर भी मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हो गया। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी सब्सटेंस ना, उसको आप करंट अप्लाई करते हो, वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होती है, तो तमाम डोमेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है। तो वहां पर एक पॉइंट ये है कि जब वो अलाइन हो जाते हैं, तमाम एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो जब आप उसको डीमैग्नेटाइज करते हो, तो वो जब अलाइनमेंट क्या होती है, वापस इरेगुलर। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, इरेगुलर बनना। तो वो जो इरेगुलर, वापस इरेगुलर डिसऑर्डर उसमें आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अलाइनमेंट क्या करते हैं, बहुत मुश्किल से खराब करते हैं। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट देता है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ हमें इसलिए देना पड़ता है कि जब एक बार से तमाम डोमेन तरतीब से अरेंज हो जाते हैं ना, तो उसका तरतीब खराब करना बहुत ज्यादा एनर्जी की हमें जरूरत होती है। तो तरतीब बहुत मुश्किल से खराब होती है। तो इसी वजह से हमें एक्स्ट्रा फील्ड स्ट्रेंथ देना पड़ता है, तब वो क्या हो जाता है, फुली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। जिसको हम कोरिसिविटी का मतलब क्या है, जो हमें एक्स्ट्रा फील्ड स्ट्रेंथ हम देना पड़ेगा डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, तो उसको हम कोरिसिविटी कहते हैं। तो रेमिनेंस, सैचुरेशन पॉइंट, कोरिसिविटी, ये पॉइंट आपको भी क्लियर हो गया। हिस्टैरिसीस लॉ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटाइजिंग करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, हिस्टैरिसीस लॉ। और मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस का मतलब क्या है कि मैग्नेटाइजेशन हमेशा लेग कर रहा होगा मैग्नेटाइजिंग करंट से। तो ये क्या है, मैग्नेटिक। और ये जो पहला डिफिनेशन है, पहला डिफिनेशन क्या है, रेफर टू लेग और डिले इन मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब ये कि मैग्नेटाइजेशन हमेशा लेग कर रहा होगा या डिले का मतलब क्या है, कुछ टाइम वो पीछे की तरफ रहेगा, मतलब वो हमेशा डिले होगा, उसमें कुछ टाइम वेटेज होगी। मतलब वेटेज का मतलब क्या है, वो कुछ टाइम क्या रहेगा, स्टॉप कर जाएगा, बाद में वो सैचुरेशन। देखो यहां पर करंट 0 हो गया, मगर मैग्नेटाइजेशन फिर भी 0 नहीं हो गया, मतलब वो डिले कर रहा है, सुस्ती है उसमें, कुछ पॉइंट के लिए वो रुक गया। तो ये क्या है कि मैग्नेटाइजेशन हमेशा लेग कर रहा होगा या डिले कर रहा होगा। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, असल में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब आप एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस पर अप्लाई करते हो, तो मैग्नेटाइजेशन हमेशा पीछे रहेगा विद कंपेयर टू मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजेशन हमेशा क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ये बात आपको समझ आप भी गया, ग्राफ से भी मैंने समझा लिया। देखो मैग्नेटाइजेशन हमेशा पीछे है एज कंपेयर टू मैग्नेटाइजिंग करंट। तो सब्सटेंस पहले क्या रहा था, अब ये ग्राफ को मैं फिर से एक बार पूरा समझा लेता हूँ, पूरा ग्राफ अभी मैं समझा रहा हूँ, सही है। अब देखो इस पॉइंट तक जब ये 0, करंट यहाँ पर 0, तो करंट भी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, करंट मैक्सिमम हो गया। जब करंट मैक्सिमम हो गया, तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी, उस सब्सटेंस पे मैक्सिमम होगी, मतलब वो 100% मैग्नेटाइज हो गया, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन उसमें आ गई। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। अब जब करंट हम वापस रिवर्स की तरफ कर रहे हैं, रिवर्स का मतलब क्या है, सॉरी, करंट हम वापस कम कर रहे हैं, रिवर्स नहीं कर रहे, करंट हम वापस क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जब करंट कम करेगा, तो डीमैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस की स्टार्ट होगी, मतलब उसकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है, सब्सटेंस वापस क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो गया। जब इस पॉइंट पर हम पहुंच गए ना,
करंट जीरो हो गया ना, इस पॉइंट पर देखो करंट जीरो है, करंट जीरो हो गया मगर मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, मतलब मैग्नेटाइजेशन अभी पीछे है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, या सिंपल इसमें क्या कहते हैं, इसको हिस्टैरिसीस भी कहते हैं। तो ये हिस्टैरिसीस का डिफिनेशन है कि मैग्नेटाइजेशन हमेशा लेग कर रहा होगा मैग्नेटाइजिंग करंट से। अब उसी तरह फिर से हमने करंट एक्स्ट्रा करंट मतलब करंट को और नेगेटिव किया, करंट को और नेगेटिव किया, तो उसकी वजह से ये फिर करंट आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ नीचे की तरफ आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया कि इस पॉइंट पर ये पुली डीमैग्नेटाइज हो गया, जिसको हम क्या नाम दें, कोरिसिविटी। कोरिसिविटी का मतलब क्या है, जो हमने एक्स्ट्रा फील्ड स्ट्रेंथ दी उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। इस पॉइंट पर इसमें जो मैग्नेटाइजेशन रह गया था, करंट जीरो था मगर मतलब एक्स्ट्रा फील्ड रिमूव कर दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, करंट जीरो हो गया, मगर फिर भी इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, या इसको हम रेमिनेंस का नाम देते हैं। फिर देखो ना, ये करंट रिवर्स डायरेक्शन में, ये पॉइंट देखो करंट रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैक्सिमम। इस पॉइंट में करंट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट रिवर्स डायरेक्शन में जब नेगेटिव होगा तो देख लेना फिर से मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। इस पॉइंट पर फिर से मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मगर जब रिवर्स डायरेक्शन में आपको नजर आया, जब करंट वापस कम हो रहा होगा, इस रेफरेंस लाइन तक पहुंचेगा तो करंट फिर से कम हो रहा है, आपको नजर आ रहा है सब्सटेंस वापस फिर क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है। इस पॉइंट पर फिर भी वो करंट जीरो हो गया, इस पॉइंट पर देखो, मगर यहां पर भी आपको नजर आ रहा है करंट जीरो हो गया मगर सब्सटेंस देखो फुली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, सब्सटेंस फुली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है। मगर देखो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट करंट को और नेगेटिव किया तो ये इस पॉइंट पर आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल, या इस पॉइंट पर हमारे साथ ये फुली डीमैग्नेटाइज हो गया। फिर से उसी तरह करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पर एक करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, ये फिर से मैग्नेटाइज हो गया, फिर डीमैग्नेटाइज, तो ये क्या है, एक लूप है। इसके बाद क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब क्या है कि हिस्टैरिसीस लॉस मतलब इसमें जो लॉस होती है, एनर्जी का लॉस, एनर्जी का लॉस किस तरह होता है, हिस्टैरिसीस लॉस मतलब इसमें एनर्जी का लॉस क्यों होता है, हिस्टैरिसीस में लॉस क्यों होता है, इसमें इसलिए होता है ऑकर ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन मैग्नेटिक डोमेन। ये जो मैग्नेटिक डोमेन है ना, इस मैग्नेटिक डोमेन को अलाइन करना, मैग्नेटिक डोमेन को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करना, तो अलाइन करने के लिए इसके दरमियान भी क्या रहेगा, इनके दरमियान भी क्या रहेगा, इनके दरमियान भी तो फ्रिक्शन होगा ना। इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो इसी वजह से हम कहते हैं यहां पर हिस्टैरिसीस लॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो गया। एनर्जी क्यों लॉस हो गया, इन डोमेन को अलाइन करना, इन डोमेन को जब हम अलाइन करते हैं तो उनके दरमियान भी फ्रिक्शन होगी, तो उस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए हम एनर्जी देते हैं। एनर्जी जब हम देते हैं तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, तो हम कहते हैं यहां पर हिस्टैरिसीस लॉस भी हो गया। तो हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब क्या है, सिंपल, ऑकर ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन मैग्नेटिक डोमेन। ये जो मैग्नेटिक डोमेन के दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन है, इसको खत्म करने के लिए हम एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, तो फिर ये अलाइन हो जाती है एक की फॉर्म में, तो हम कहते हैं यहां पर मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा है। दूसरा क्या है, लूप एरिया रिप्रेजेंट एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट पर साइकिल। ये जो लूप एरिया है ना, लूप एरिया का मतलब क्या है, लूप एरिया का मतलब ये है, ये जो लूप एरिया पूरा जो ये एरिया है ना, लूप एरिया, ये पूरा लूप एरिया किस चीज को जाहिर कर रहा है, पूरा लूप एरिया किस चीज को जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट। मतलब इसमें कितना एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, कितना एनर्जी लॉस्ट हो रहा है। एनर्जी जब लॉस्ट हो जाती है मतलब डिसिपेट हो जाती है, जाया हो जाती है, तो हमें किस तरह नजर आएगा, वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। तो जितना हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा, तो ये पूरा लूप किस चीज को जाहिर कर रहा है, एनर्जी लॉस्ट को जाया कर रहा है, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में ये जाहिर कर रहा है। तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हो, इसके बाद हम इसके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद क्या है, रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस भी ये क्या है, हिस्टैरिसीस जो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है उसमें उसके जो लूप बन रहे हैं ना, उसमें वहां पर एक ये भी एक प्रॉपर्टी है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस का मतलब क्या, इट इज द अपोजिशन दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आसान अल्फाज में ना, ये जो रिलेक्टेंस है ना, जिस तरह आप एक सर्किट में देखते हो ना, वहां पर करंट को किस चीज का सामना, अपोजिशन। करंट के लिए अपोजिशन क्या है, रेजिस्टेंस। तो करंट के लिए रुकावट क्या है, अपोजिशन क्या है, रेजिस्टेंस। तो जब करंट किसी भी सब्सटेंस में जब फ्लो करता है तो उसके लिए अपोजिशन क्या है, रुकावट क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो करंट के लिए अपोजिशन क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसी तरह
ये बिल्कुल एनालॉग है, बिल्कुल एनालॉग है। रिलेक्टेंस क्या है? बिल्कुल एनालॉग है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? कुछ ना कुछ अपोजिशन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। जब हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं? कुछ ना कुछ अपोजिशन, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल शो करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो सिंपल, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैंने डायग्राम बनाया था जो अभी मैंने रिमूव कर दिया, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पहले मैंने आपको बताया था। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द स्टेब्लिश करते हैं ना, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेब्लिश हो जाती है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है? अपोज करती है। उसके लिए कुछ ना कुछ अपोजिशन का सामना भी करना पड़ता है। तो इसी वजह से वहां पर एनर्जी भी कुछ ना कुछ लॉस होती है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस का मतलब क्या है? अपोजिशन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो रही होती है करंट की वजह से, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की राह में रुकावट, कुछ ना कुछ रुकावट देना, उसको अपोजिशन देना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस उसको कुछ ना कुछ अपोजिशन का सामना भी, टफ टाइम उसको तोड़ा देते हैं। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रिलेक्टेंस। अब इसके बाद सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफरेंशिएट करो और साथ में उसका लूप डायग्राम भी बनाओ। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आसान अल्फाज में सॉफ्ट, कम लूप एरिया, हार्ड, लार्ज लूप एरिया। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होंगे जिसका जो लूप एरिया बन रहा होगा वो स्मॉल होगा, सही है। जबकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, यहां पर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जिसका लूप एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। पहला ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। अब हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट मैंने समझाया था, ये तमाम तक पॉइंट। ये मेरे साथ क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इस एक्स एक्सिस पर आप मैग्नेटाइजिंग करंट कुछ भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स। या यहाँ पर आप करंट भी लिख सकते हो, पॉजिटिव करंट। यहाँ पर क्या रहेगा? नेगेटिव करंट। पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड, या पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो, ये सबसे पहले सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? उसका नैरो हिस्टैरिसीस लूप। इसका जो लूप होगा वो नैरो होगा, छोटा होगा सॉफ्ट मटेरियल का। और इसको हम, जब ये हमारे साथ लूप एरिया किस चीज को जाहिर कर रहा था? मैंने पहले बताया था, लूप एरिया जाहिर कर रहा था एनर्जी लॉस को। जितना ज्यादा लूप एरिया उतना ज्यादा एनर्जी लॉसेस होगी। कम लूप एरिया तो कम एनर्जी लॉस होगी। तो यहां पर लूप एरिया कम है तो यहां पर क्या होगी? इसको हम आसानी से मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें कम एनर्जी देना पड़ता है। कम एनर्जी ऐसा फॉर्म ऑफ हीट यहां पर डिसिपेट होगी। तो कम लूप एरिया, कम एनर्जी हम देंगे इसको, ये आसानी से मैग्नेटाइज भी होगा और आसानी से डीमैग्नेटाइज होगा। दूसरा क्या? लेस कोरिसिविटी। लेस कोरिसिविटी या लेस कोरिसिटिव फोर्स। तो हमें इसे लेस कोरिसिव फोर्स, इस पॉइंट तक जब पहुंच गए ना, तो हमें यहाँ पर कम से कम लेस कोरिसिव फोर्स हमें देना पड़ेगा, या लेस कोरिसिविटी देनी पड़ेगी इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, फुली मैग्नेटाइज करने के। तो ये कोरिसिविटी भी इसकी क्या रहेगी? कम रहेगी। आसान अल्फाज में इसको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। ये क्या है? हम ये जो नैरो लूप एरिया इसका होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ये हम ट्रांसफार्मर में यूज करता है। याद रखना, ट्रांसफार्मर में हमेशा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। जब आप मैकेनिक्स के पास जाते हो वहां पर बहुत सारे ट्रांसफार्मर पड़े रहते हैं। उस ट्रांसफार्मर में जो कोई भी एरर आता है, फॉल्ट आता है, वो मेन किसका होता है? मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, उसके लूप में। तो यहां पर भी याद रखना, ट्रांसफार्मर में हमेशा से इशू रहा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का। तो वहां पर हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसका लूप एरिया कम एनर्जी उसको चाहिए, आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो। तो इस तरह सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम कहां पर यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। इसको हम एज इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? जब करंट किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पास करेगा तो वो एज इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर काम करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर काम नहीं करेगा। यहां पर लेस एनर्जी डिसिपेट होगी। क्या होगी? लेस एनर्जी डिसिपेट होगी। इसका एग्जांपल क्या है? आयरन, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को आप किस तरह पहचानोगे? पहले पहचान उसकी ये लार्ज लूप एरिया होगा। जितना लूप एरिया ज्यादा उतना ज्यादा एनर्जी उसको जरूरत होगी, सही है, सिंपल। तो लार्ज लूप एरिया, पहला पॉइंट क्या है? डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। क्योंकि इसका लूप एरिया ज्यादा है, इसको हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसी वजह से इसको हम डिफिकल्टी से, मतलब इतनी आसानी इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? लार्ज कोरिसिविटी। देखो इसको हम बहुत ज्यादा कोरिसिविटी, इसको ये यहां पर इस पॉइंट तक जब पहुंच गया ना, रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसमें इतना रह गया ना,
तो इसको हम और ज़्यादा क्या रहेंगे, कोरिसिविटी मतलब और ज़्यादा इसको कोरिसिविटी फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे, तब ये पुली क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। तो इसको डिफिकल्ट से हम मैग्नेटाइज करते हैं और डिफिकल्ट से डीमैग्नेटाइज करते हैं। मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइजेशन इसकी डिफिकल्ट से होती है, लार्ज लूप एरिया तो उसको लार्ज कोरिसिव फोर्स, लार्ज कोरिसिविटी की जरूरत है इसको फुली डीमैग्नेटाइज करने के लिए। इसको हम एज ए परमानेंट मैग्नेट के तौर पर यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, अगर उसमें से करंट पास हो या ना पास हो, वो मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेगा। उसका अपना नॉर्थ पोल होता है, अपना साउथ पोल होता है। इसका लार्ज हिस्टैरिसीस लूप एरिया, इसका लूप एरिया लार्ज होता है। अब लार्ज लूप एरिया तो इसका मतलब क्या है, लार्ज एनर्जी लॉसेज इसमें होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, मतलब हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा वहां पर जो छोटे छोटे डोमेन को अलाइन करने के लिए, उसके इंटरनल फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो लार्ज एनर्जी लॉस होगी। इसका मेन एग्जांपल क्या है, स्टील। मेन एग्जांपल क्या है इसका, स्टील। तो यहां तक हमने हिस्टैरिसीस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के हर पॉइंट डिस्कस कर लिया कंप्लीटली, इंशाल्लाह हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, काइंडली लेक्चर को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज।